नमस्कार, वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। माई सेल्फ पवन चौधरी। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपन ने स्टार्ट किया था। डी ब्लॉक के अंदर अपन ने जनरल उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। सभी का हमने जो चार सीरीज थी आपकी 3D, 4D, 5D और 6D, सभी सीरीज का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। जो एक्सेप्शन है वो आपको याद रखने हैं उसके अंदर, जिसका और 3D सीरीज में तो आपका क्रोमियम और कॉपर दो ही एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन 4D सीरीज के अंदर कुछ ज्यादा एक्सेप्शन होते हैं। इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छा कांटेक्ट नंबर भी बताया था आपको 4D सीरीज याद करने का 22 11 211 012। ये आपको एस ब्लॉक पे जो इसके एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वहां पे आपको ये अप्लाई करना था। उसके बाद में आपकी 4D के बाद में 5D और 6D। 5D में भी दो में ही एक्सेप्शन होता है, वहां भी आपको बता दिया था। और 6D के अंदर आपका वो चार सीरीज है। चौथी सीरीज को कोई बात नहीं ध्यान रखना, क्योंकि वो अभी पूरी हुई है, कंप्लीट हुई है। सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, 118 तत्व हैं, वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुकी है आपकी पीरियोडिक टेबल। तो उसके बाद में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आपने ये पढ़ा था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, जो जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल्स है वो फुलफिल रहता है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल नहीं हो, हाफ फिल होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, हाफ फिल बोल दो, या जिनके अंदर 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इतना हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। और जिंक, कैडमियम, Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में हम आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर। कुछ एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अपन। तो इसके अंदर हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जब आपको मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी उसके अंदर जनरल सी बातें बताई थी डी ब्लॉक के बारे में कि डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, सभी की सभी मेटल्स होती हैं। अब बताओ सभी की सभी जब मेटल होंगी इसके अंदर तो ये कैसी होती है, मेटल होंगी। सभी के सभी कैसी होती है, धात्विक, सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं। अब धात्विक क्यों होंगे तो ये कैसे होंगे, जब मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी इनके अंदर तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और इसी के साथ में कठोर होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि सभी धात्विक होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर एवं मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होते हैं, हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड के अंदर कि सभी जब धात्विक होती हैं तो इनके अंदर ये चालकता भी गुण शो करती है, इनके अंदर कंडक्टिविटी भी होती है और ये मेटेलिक लस्टर भी शो करती है, मेटेलिक लस्टर होती है। ये क्या होता है आपका कि इनके अंदर धात्विक चमक होती है, मेटेलिक लस्टर, धात्विक चमक भी इनके अंदर होती है, मैलिएबिलिटी इनके अंदर होती है। और इसी के साथ में अपन बात करते हैं इनके अंदर मैलिएबिलिटी भी इन्हीं के अंदर होती है। ये जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स के। और हम बात करते हैं जो सभी की सभी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या शो करते हैं कि इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कलर्ड कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और इन्हीं के अंदर इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो कैसे होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट नहीं रहता, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन नहीं है, जिंक, कैडमियम, Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कलर कंपाउंड और सभी के सभी कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं। पैरामैग्नेटिक बोले तो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के।
फिर हम बात करते हैं कि इसी के साथ में जब ये कलर कंपाउंड होंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आपने बहुत सारे कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी इसकी देख रखी है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ज्यादा इनका यूज है वो उत्प्रेरकीय गुणों के रूप में काम लेते हैं, उत्प्रेरक के रूप में, कैटालिसिस के रूप में इसको ज्यादा काम में लेते हैं इनके एलिमेंट्स को। तो इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, उत्प्रेरकीय गुण ये शो करते हैं, उत्प्रेरकीय गुण शो करते हैं। इसी के साथ में कैटालिटिक प्रॉपर्टी के साथ में और क्या शो करेंगे, देखो इनके अंदर ये एलॉय का जो फॉर्मेशन होता है, जो मिश्र धातु होती है एलॉय, वो भी इसी के साथ में बनती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही एलॉय बनाते हैं और उसी के साथ में इंटरस्टिशियल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक। ये अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये अपनी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर छोटे साइज के जो नॉन मेटल्स हैं उनके साथ में ये जालक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये अंतराकाशी, अंतराकाशी का मतलब है इनके बीच में जो स्पेस होता है उनके अंदर ये छोटे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, इस तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं वो इसके अंदर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसकी बात हम आगे करेंगे। और जैसे ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड हो गया, कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई और फॉर्म एलॉय, एलॉय का फॉर्म भी ये करते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन भी ये करते हैं। विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुएं हैं जो इससे बनाई जाती है वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं। तो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, सभी की सभी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, हार्ड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, मेटेलिक लस्टर, धातु चमक होती है, मैलिएबिलिटी भी इसके अंदर शो होती है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्म कलर कंपाउंड, फॉर्म पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं और एलॉयज का भी फॉर्मेशन करते हैं। ये अपनी जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ एक इसके डी ब्लॉक के, तो ध्यान रखना। इन सभी की बातें हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे का सारा आगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फिर इसके अंदर कि जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम कि इसके अंदर कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पाई जाती है। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं कि एटॉमिक साइज है वो डी ब्लॉक के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं कैसे शो करते हैं। तो आपको एक जनरल सा ये ध्यान रखना है सबसे पहले तो कि इसके अंदर एटॉमिक साइज के अंदर अपने एक तो पढ़ते हैं अपन एटॉमिक रेडियस और एक पढ़ते हैं एनायनिक रेडियस। एक तो बात होती है इसके अंदर एटॉमिक रेडियस और एक अपन बात करते हैं एनायनिक रेडियस। ये क्या होती है दोनों, तो देखो इसके अंदर आपको सीधा सा मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको बताया था कि ये जो रेडाई है एक तो आपकी जो आयनिक रेडाई है, आयनिक, ठीक है। इसके अंदर आपके दो टाइप की होती है, एक तो कैटायनिक, एक तो होती है कैटायनिक रेडाई और एक होती है एनायनिक रेडाई। तो उसके अंदर आपको ये बताया था कि एक कैटायन का जो साइज है हमेशा अपने एटॉमिक साइज से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट सेल से जो आउटरमोस्ट सेल है वो हट जाता है, उसके पास जो जेड इफेक्ट है, जो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा बढ़ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाते हैं। इसलिए वहां पे जो जेड इफेक्ट ज्यादा होने के कारण उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा। जैसे हम बात करते हैं आपका, जैसे मान लो ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और ये 3s1, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं तो इसके आउटरमोस्ट सेल में मैं सीधा लिख देता हूँ कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3s1 है।
ठीक है। कैटायनिक रेडियस की बात करें अपन तो देखो ये मान लिया अपन ने पहला सेल, ये दूसरा, और ये चलो इधर इसको कर देता हूं तीसरा सेल, ठीक है। ये 3s1 ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। ये 3s1 ऐसा था कि अपन ने अंदर भर दिया और आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, पहला सेल, दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो इसके अंदर अपन ने आउटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया, 1। अंदर वाले में अपन ने भर ही दिया 8 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले में फिल कर दिए। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, जब कैटायनिक रेडियस बनती है तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल से निकल जाता है, और ये आउटरमोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाता है तो ये बाहर वाला सेल है ये हट जाता है, और ये हटेगा तो ये साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैटायनिक रेडियस है वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। और जब बात करते हैं एनायनिक रेडियस की, जैसे हम बात करते हैं जैसे क्लोरीन का मान लो, तो क्लोरीन के अंदर आपको पता है कि आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इसके पास जो आउटरमोस्ट सेल में है वो 3p5 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटरमोस्ट सेल के, और इसके पास जैसे अपन बात करें कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी होती है 3s2 और ये 3p5 ऐसे। तो यहाँ पे देखो हम बात करते हैं, चलो इसी में बता देता हूं, ये 2 और ये तीसरा। अब इसके पास ये पहला सेल, ये दूसरा और ये तीसरा। तीसरे सेल में आउटरमोस्ट सेल में 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है। मान लो हमने क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा कि यहाँ पे पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन और इसने ग्रहण कर लिया। इसका एटॉमिक जो नंबर था वो 17 था, और 17 था मतलब इसके ऊपर जो जेड इफेक्ट की वैल्यू थी जो कितना लग रहा था, 17 के बेस से लग रहा था। पहले इसके पास 17 ही तो इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही प्रोटॉन थे, लेकिन अब इसके पास 17 तो प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको पता है कि एक एटम है वो न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल। उसके बाद जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण इसका जो जेड इफेक्ट की वैल्यू है वो कम हो जाती है, जेड इफेक्ट इतना नहीं लग पाता है और इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एक एनायनिक रेडियस है वो एटॉमिक रेडियस से बड़ी, और कैटायनिक रेडियस है वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से छोटी होती है। सिंपल बात है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि यहीं पे मैं बता देता हूँ चलो कि ये जो रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस हम कैसे निकालते हैं। एटॉमिक रेडियस की यदि बात करें तो यहाँ पे सिंपल सी बात होती है कि एक न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियस कहलाती है, ये एटॉमिक रेडियस कहलाती है। अपन बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर कि डी ब्लॉक के अंदर किस तरीके से जो रेडियस है वो क्या होती है, कैसे चेंज होती है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, पहले तो सिंपल सी ये चीज ध्यान रखनी है जो आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ी। क्या पढ़ी कि एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण। तो क्या ध्यान में रखना है कि एक पीरियड के अंदर, पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, जिससे साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो एक तो सिंपल सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। सिंपल से बता देता हूँ कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं, पेनल्टीमेट सेल के अंदर फिल होते हैं। आपको ये बताया था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होते हैं, आउटरमोस्ट सेल से एक सेल पहले की तरफ, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। तो इसके अंदर फिल होते हैं। अब आपको पता है कि जो जेड इफेक्ट की वैल्यू है वो तो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में तो 2 फिल होते हैं। जैसे मान लिया हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जिंक का मान लो, ठीक है। अब जिंक के अंदर
और अपना इलेक्ट्रॉन था 4s2 3d10 और 4s2। तो अपन कहाँ 10 कहाँ फिल कर रहे हैं, इसके अंदर ही तो फिल कर रहे हैं। 4s2 में तो 2 के 2 ही हैं। स्कैंडियम का लिखोगे तो भी 3d1 और 4s2। जब स्कैंडियम का लिखोगे तो यहाँ पे भी क्या होगा 3d1 4s2। तो s में तो बाहर 2 की 2 ही है और एक बस d में एक फिल होगा। तो इससे क्या पता चलता है आपको, सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा चेंज नहीं हो पाती हैं। कौन जैसे एटॉमिक साइज हुआ वो भी ज्यादा चेंज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल में तो इलेक्ट्रॉन फिल होते नहीं। जब तक आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, साइज ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जब तक आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे, आउटरमोस्ट सेल तो इतना का इतना ही है। इसमें जो बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ रहे हैं, एक सेल अंदर की तरफ, आउटरमोस्ट सेल से एक सेल अंदर की तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं। इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में फिल नहीं हो रहे, बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होंगे तो ये साइज ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि इसके अंदर ही फिल होते रहेंगे। तो ये बस यहाँ पर दो इफेक्ट काम करते हैं। एक तो यहाँ पे लगता है आपका जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट तो लगता है ये, क्योंकि जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक तक पहुंचेंगे तो जेड इफेक्ट तो फिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उसी के साथ में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या लगाते हैं इसके ऊपर, स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, या तो इसको शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या होता है ये भी बता देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि अंदर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करते हैं। अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल को क्या करते हैं, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। उनके पीछे प्रतिकर्षण लगता है, जिसके कारण इनसे क्या होता है, जब शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान ज्यादा होता है, वैल्यू ज्यादा होती है, तो इससे साइज बढ़ता है, इससे साइज क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसी के साथ में जब जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ती है, जेड इफेक्ट जब बढ़ता है तो साइज कम होता है। अभी जेड इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्ट ये होता है कि एक न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है। अब मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज डिक्रीज होगा। तो जेड इफेक्ट तो बढ़ने पर साइज डिक्रीज होता है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखनी है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे लगता है कि यहाँ पे अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करते हैं, और जेड इफेक्ट के अंदर जो बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, इसलिए साइज छोटा हो जाता है। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे काम आएगी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर्टीज ज्यादा चेंज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है वो उपांत्य कोश, पेनेंटिमेट सेल, या इसको हिंदी में उपांत्य कोश बोलते हैं। बाहर वाले कोश से अंदर की तरफ एक जो कोश होता है उसको उपांत्य कोश बोलते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे देखो कि प्रॉपर्टीज जैसे आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक। यहाँ पे बात करें कि ये आपकी 3D सीरीज है, 3D सीरीज है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि स्कैंडियम से और मैग्नीज तक, स्कैंडियम से और मैग्नीज तक जब चलते हैं तो यहाँ पे बताओ जेड इफेक्ट क्या हो रहा था, जेड इफेक्ट बढ़ रहा था। एक एक एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा था। अब जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये साइज क्या होगा, अब मान लो पहले जेड इफेक्ट इंक्रीज है, साइज डिक्रीज है। इसी के साथ में एक फैक्टर और बता देता हूँ, जो शील्डिंग इफेक्ट आपको बताया था। अब जेड इफेक्ट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि ध्यान रखना कि शील्डिंग इफेक्ट कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं।
तो यहाँ पे अभी तो स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रॉन कम ही है डी में, और बाहर भी वो 2 की 2 ही है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तब वो रिपल ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट स्टार्टिंग में ज्यादा होता है, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इससे क्या होता है, कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो साइज है ओवरऑल क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है। ये कहां तक चलता है, मैग्नीज तक। ठीक है, मैग्नीज के बाद में जब हम फेरस, कोबाल्ट और निकल तक चलते हैं, फेरस, कोबाल्ट और निकल तक जब चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जेड इफेक्ट भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ज्यादा बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जेड इफेक्ट जब ज्यादा बढ़ता है तो इससे साइज क्या होता है, कम होता है, इससे तो साइज कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जब ज्यादा होता है तो ये क्या बढ़ाता है, ये साइज को बड़ा करता है, तो इससे क्या होता है, साइज बढ़ता है। एक से साइज कम हो रहा है, एक से साइज बढ़ रहा है, तो ये ओवरऑल क्या रहता है, रिमेन सेम, रिमेन सेम। ऑलमोस्ट ये साइज है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो आपको यदि आए कि इनमें से साइज किसका सेम होगा, तो फेरस, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों का जो साइज है वो लगभग क्या होता है, सेम होता है। ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो जेड इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। दोनों एक से साइज बढ़ता है, एक से कम होता है, तो दोनों का ओवरऑल रिजल्टेंट है वो क्या आ जाता है, रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। कॉपर और जिंक की तरफ जब चलते हैं, जब लास्ट में जब हम कॉपर जिंक की तरफ चलते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है उसकी वैल्यू तो कम हो जाती है, और शील्डिंग इफेक्ट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे कि स्कैंडियम स्टार्टिंग में जब हम चलते हैं तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज है वो क्या होता है, कम होता है। फेरस से निकल तक साइज रिमेन सेम रहता है, और कॉपर और जिंक का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। ये ध्यान रखना है। ये इसके अंदर इरेगुलर ट्रेंड है, और इरेगुलर ट्रेंड किसकी वजह से है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो उपांत्य कोश में होते हैं, इसकी वजह से ये ट्रेंड है वो ऐसे चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे बात करें कि आपको पता है कि टाइटेनियम, जैसे स्कैंडियम के नीचे आपकी 4D सीरीज, यहाँ पे 4D और यहाँ पे 5D की बात करते हैं। 4D के अंदर जैसे इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम और ये मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ये आगे तक ऐसे रुथेनियम, रुइडियम आगे की नहीं लिख रहे हैं, पर यही तक बात करेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम और आगे ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। यहाँ पे जब 5D सीरीज आती है तो यहाँ ये नंबर आता है 17, जिन्हें हम कहते हैं लैंथेनॉइड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं 58 से 71 तक के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कहते हैं, जिन्हें हम लैंथेनॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको पहले बताया था कि एफ जो सेल होता है, एफ ऑर्बिटल होता है, उसकी जो शेप होती है, शेप कैसी होती है, शेप एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। आपकी एस की तो कैसी होती है, स्फेरिकल, पी की कैसी होती है, डम्बल शेप, डी की कैसी होती है, डबल डम्बल शेप। लेकिन एफ की जो साइज है, जो शेप है, वो कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। उसको हम ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर ज्यादा डिफाइन नहीं करते हैं, ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि एफ सेल, जो एफ ऑर्बिटल है, उसकी जो शेप है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। कॉम्प्लेक्स टाइप की होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होते हैं, एफ सेल की जो एफ है उसका जो शील्डिंग है वो कैसी लगती है, फिर वीक शील्डिंग लगती है। अब जब बताओ, जब उसकी साइज सही नहीं है, उसका शेप सही नहीं है, तो यहाँ पे जो एफ ऑर्बिटल है, यहाँ पर आने के बाद में
हैफनियम और जर्कोनियम होता ये है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर तो जेड फैक्टर बढ़ता है और साइज डिक्रीज होता है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या होता है, साइज आपका इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल है वो इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल है वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण एन की वैल्यू इंक्रीज होने के कारण साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि होना ये चाहिए था कि जब हम ऊपर से टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो साइज क्या होना चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था, साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हैफनियम और जर्कोनियम के बीच में ये आपकी 4D सीरीज और ये 5D, हैफनियम और जर्कोनियम के बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिसकी वजह से जर्कोनियम और हैफनियम, या फिर हम ऐसे कहें कि 4D और 5D का जो साइज है रिमेन सेम, लगभग सेम हो जाता है। तो ये इनका जो साइज है वो लगभग सेम हो जाता है। यहाँ पे इनका भी सेम, आगे वाले सभी के अंदर ये ट्रेंड ऐसे ही रहता है। तो यदि आपसे पूछे कि 4D और 5D, या तो अपन ऐसे कहेंगे कि 4D का साइज है वो बड़ा हो जाता है और 5D का साइज छोटा, या तो ऐसे कहेंगे 4D का साइज 5D से बड़ा, या फिर ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे आपका जर्कोनियम का साइज है वो हैफनियम से बड़ा या लगभग सेम, या तो लगभग सेम या फिर ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जर्कोनियम और ये हैफनियम, और इसी के साथ में ये आगे वाले एलिमेंट के सबके साथ में ये ट्रेंड है वो ऐसे चलेगा। रीजन क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये साइज में क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। हैफनियम, जर्कोनियम और हैफनियम का साइज लगभग इक्वल होता है। ऐसे आपके नोबिलियम और टैंटलम की बात करें, यहाँ पर हम बात करें मायोबियम की और टंगस्टन की, टेक्नीशियम और रीनियम की, तो इनका लगभग साइज लगभग क्या होगा, सेम होगा। ये अपन बात करते हैं, एक और चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो आपका, जैसे हम बात करें द्विधनात्मक आयन है, द्विधनात्मक आयन, द्विधनात्मक आयन, द्विधनात्मक आयन में कॉपर +2 का साइज सबसे छोटा होता है, कॉपर +2 का साइज सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा। जो डाई पॉजिटिव आयन है, द्विधनात्मक को क्या बोलते हैं, डाई पॉजिटिव आयन। जो डाई पॉजिटिव आयन है उनका जो क्या है, जो साइज है कॉपर +2 का साइज है वो सबसे छोटा होता है, क्योंकि आपको पता है कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, क्या होता है 3d10 और ये 4s1। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे डाई पॉजिटिव के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन ये निकला और एक ये निकलेगा, तो इसका साइज और भी क्या हो जाता है, छोटा, क्योंकि इसके ऊपर फिर जो जेड इफेक्ट की वैल्यू है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इसका साइज और भी छोटा हो जाता है। तो ये बात होती है आपके एटॉमिक साइज के अंदर, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ध्यान रखना है कि 4D और 5D का जो साइज है लगभग इक्वल होता है। इसी के अंदर हम बोलते हैं कि जर्कोनियम हैफनियम का साइज लगभग इक्वल है, और डाई पॉजिटिव आयन में कॉपर +2 का जो साइज है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं आपके जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो ये देख लेना। सेकेंड अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बात करते हैं अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो वहां भी ये रीजन है, थोड़ा सेम चलेगा, आपको भी ध्यान रखना है, सिंपल सिंपल सी बातें हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर भी। दूसरी जो प्रॉपर्टी उसकी बात करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी। आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहले तो हम बात करते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो होता क्या है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसके अंदर आपको ध्यान रखना है सिंपल सा, एक आइसोलेटेड जो एटम होता है, गैसीय एटम, उसमें आटम और सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, एक आइसोलेटेड गैसीय एटम से एक आटम और सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो आवश्यक ऊर्जा है, रिक्वायर्ड एनर्जी, आवश्यक ऊर्जा है, वो क्या कहलाती है आपकी
आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा कहलाती है। यहाँ लिख देता हूँ, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये आईपी कहलाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपको ध्यान में रखना है कि जब हम एक सभी, तो पहले तो कोई एटम है वो सॉलिड स्टेट में होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को अपन नहीं निकाल सकते, इसके लिए अपन किस में लाते हैं, उसको गैसीय स्टेट में लाते हैं। ये कैसे होता है, गैसीय स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में होता है। ये ध्यान रखना है पहले कि सॉलिड स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उसको सबसे पहले गैसीय स्टेट में लाना होता है। और ये जो एनर्जी होती है कौन सी, कि आपको सीधा सॉलिड से और गैसीय स्टेट में लाने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी है वो कहते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं कि एक ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलने के लिए जो काम में रहते हैं, ठोस से सीधा गैस में बदलने क्या कहलाता है, आपका ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। और ये एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाएगी, फिर सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। हम बात करें यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो आपको ध्यान रखना है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो आईपी की वैल्यू है वो 2 क्रमागत S और 2 क्रमागत P के बीच की होती है। S से तो ज्यादा और P से कम होती है, S से तो ज्यादा और P से कम होती है। या हम यूं कहें कि इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है, मतलब हम बात करें जैसे इसके अंदर आपका एक में तो NS1 और NS2, यहाँ पे इन दोनों की बात करें कि 2 क्रमागत S और एक पीरियड के अंदर 2 क्रमागत P, तो इसके अंदर होता क्या है कि इनकी आईपी की वैल्यू तो ज्यादा होती है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट सेल में वो ज्यादा बढ़ते जाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है वो P1 से और कहां से बढ़ते हैं, NP1 से और NP6 तक बढ़ते हैं। तो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकालने का होता रहता है, मुश्किल होता रहता है। इसलिए आईपी का जो डिफरेंस रहता है वो 2 क्रमागत S और 2 क्रमागत P से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में कम रहता है। इनके बीच में तो ज्यादा होगा, इन दोनों S में भी ज्यादा होगा, P में भी ज्यादा होगा, लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर कम रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो n-1d इसके अंदर होते हैं। n जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो NH2 के 2 ही रहते हैं, लेकिन n-1d में नए जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें फिल होते हैं। इसलिए यहाँ पे इसकी जो आईपी का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं हो पाता है, और ज्यादा नहीं हो पाता है इसके बीच में लगभग जो आईपी का जो डिफरेंस है, आईपी का जो डिफरेंस है वो लगभग, आईपी का जो डिफरेंस है लगभग 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का होता है, ये ज्यादा नहीं होता है। तो इसके बीच में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जिस तरीके से साइज भी रिमेन इनका लगभग सेम होता है, ज्यादा बढ़ नहीं पाता है, उसी तरीके से इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे अपन बात करें, इसको तो मिटा देता हूं मैं और फिर बात करते हैं। जैसे देखो मैं देखूं यहाँ पे कि फर्स्ट आईपी है वो किसकी ज्यादा होती है, आपके जिंक, कैडमियम और Hg की हाई होती है। फर्स्ट आईपी है वो जिंक, कैडमियम, Hg की कैसी होती है, हाई होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2, इसका क्या होता है 4d10 5s2, इसका क्या होता है 5d10 6s2। तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि इनके अंदर जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, फुलफिल होता है। कैसा होता है, फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। इनकी फुलफिल की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। फुलफिल ऑर्बिटल के कारण यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है।
अब बताओ एक का पहले से वो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो वहां से क्या आपको निकाल सकते हो क्या? आपको अपने आपके घर में से कोई निकाल सकता है कि आप अपने घर में स्टेबल हो? और निकालेगा भी तो इसके लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। कोई भारी वाला आदमी निकालेगा तो उसको एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। तो यहाँ पे भी यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास ये है कि आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये फुलफिल का मतलब क्या होता है कि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सबसे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट आईपी की वैल्यू है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, वो जिंक कैडमियम Hg का क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हम बात करें आपके सेकंड आईपी की, तो सेकंड आईपी के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम बात करें तो क्रोमियम और मैग्नीज की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d5 4s1। इसका कितना होता है? 3d5 4s2। अब इसमें से यदि हम फर्स्ट आईपी की बात करें तो फर्स्ट आईपी तो किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है और S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों कैसे होते हैं? फुलफिल होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल होते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। इसलिए फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट तो मैग्नीज की ज्यादा होगी और क्रोमियम की क्या होगी? कम होगी। यदि हम बात करें सेकंड की, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो फर्स्ट मान लो, यहाँ लिख देता हूं मैं फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी तो किसकी ज्यादा होगी? इसकी। अब हम बात करें कि इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, एक इसमें से निकाल दिया। इसमें से निकाला तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ 3d5 और ये 4s1। इसमें से निकाला तो ये हुआ 3d5। अब यहाँ पे ये तो फर्स्ट आईपी। अब हम बात करें कि सेकंड आईपी किसकी ज्यादा होगी? सेकंड आईपी किसकी ज्यादा होगी? तो आप देखो यहाँ पे S में अभी एक इलेक्ट्रॉन और प्रेजेंट है, तो आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3d5 इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। फुल फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है। अर्धपूरित कक्षक और पूर्ण पूरित कक्षकों का जो स्थायित्व है वो और विन्यास की तुलना में ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए सेकंड जो आईपी है वो क्रोमियम की ज्यादा होती है और मैग्नीज की कम होती है। यदि हम यहीं पे बात कर रहे हैं थर्ड आईपी की, तो देखो थर्ड आईपी किसकी ज्यादा होगी? अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है और यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक और निकालना है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, इधर लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। ये तक बात है सीधा सा कि यहाँ से निकालना था, एक यहाँ से निकाला तो यहाँ निकाल दिया, ये निकाल दिया। ये तो आपकी फर्स्ट आईपी होगी। फिर बात करें कि यहाँ पे थर्ड आईपी, तो थर्ड आईपी के अंदर क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकल गया। उसके बाद में क्या होता है? यहाँ से तो निकालेंगे तो ये 3d4, लेकिन यहाँ से ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके कारण वापस से जो थर्ड आईपी है वो मैग्नीज की ज्यादा होती है और क्रोमियम की कम हो जाती है। मैग्नीज की ज्यादा होती है थर्ड आईपी, क्रोमियम की कम हो जाती है। यहाँ पे भी रीजन क्या है? हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है। S में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, क्योंकि एक तो पहले यहाँ निकाला, एक सेकंड आईपी के अंदर निकाला, थर्ड आईपी के अंदर क्या बचा? S में तो बचे ही नहीं, तो क्या बचा? केवल 3d5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बचा। फिर हम बात करते हैं, देखो ऐसे हम बात करें कि यहाँ पे क्रोमियम और मैग्नीज के साथ में ही यहाँ बात करते हैं, जैसे आपका कॉपर और जिंक होता है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 और इसका 3d10 4s2। यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि फर्स्ट आईपी तो किसकी ज्यादा होगी? जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 और यहाँ से 3d10 ये 4s में तो बचा ही नहीं, 0। तो यहाँ पे फर्स्ट तो किसकी हुई? फर्स्ट आईपी है वो जिंक की ज्यादा होती है। यदि सेकंड आईपी की बात करें
तो सेकंड आईपी के अंदर इसमें से 3d10 में से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो ये 3d9 हो गया, और यहाँ से जो निकालना होता है वो S में से निकालना होता है या 3d10। तो सेकंड आईपी किसकी ज्यादा होती है, फिर कॉपर की ज्यादा होती है। और थर्ड की बात करें तो थर्ड किसकी ज्यादा होगी, फिर जिंक की ज्यादा होगी। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि आपसे पूछे कि क्रोमियम और कॉपर में से प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन किसका ज्यादा होगा, या फिर द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान है वो किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आपको सीधा से ही ध्यान रखना है कि अपने को आईपी की वैल्यू ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर देखनी है कि जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल या फुल फिल हो, जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास हो। यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसकी आईपी की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ध्यान रखना है, ये तो सिंपल सी इसकी बात होगी। जैसे हमने लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपके जर्कोनियम, जैसे आपके इट्रियम के बाद में आता है जर्कोनियम, और लैंथेनम के बाद में आता है हैफ्नियम। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपकी कौन सी 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ कौन से एलिमेंट आते हैं, ए ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं। ए ब्लॉक के एलिमेंट आने पर यहाँ पे क्या होता है कि ए ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनके बीच में क्या लगता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो आईपी की वैल्यू आपको पता है कि आईपी की वैल्यू ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो आईपी की वैल्यू तो कम होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। और जब एक पीरियड में, एक आवर्त में जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज वहां डिक्रीज होता है और जेड इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो वहां पे क्या होता है कि आईपी की वैल्यू तो पीरियड में तो क्या होगी, इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज, और जब हम ग्रुप में चलेंगे तो यहाँ क्या होगी, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपको जर्कोनियम और हैफ्नियम के अंदर ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे तो होना क्या चाहिए था कि ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है कि हैफ्नियम की जो आईपी है वो ज्यादा होती है किससे, जर्कोनियम की। या हम यूं कहें कि 5D की जो आईपी है वो 4D से क्या होती है, ज्यादा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या है कि आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण, और आगे वाले जो भी एलिमेंट है उनमें भी ये सेम ट्रेंड रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है आईपी के अंदर कि एक तो जिंक कैडमियम Hg की फर्स्ट आईपी वो ज्यादा होती है, सेकंड आईपी में क्रोमियम और मैग्नीज का आता है ज्यादा क्वेश्चन, या फिर कॉपर और जिंक का आता है, तो सेकंड आईपी। थर्ड में बात करें तो थर्ड में भी आपको तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखना है। यदि वो इलेक्ट्रॉन आपके अर्धपूरित या पूर्ण पूरित, फुल फिल या हाफ फिल ऑर्बिटल से निकालना पड़े तो उसकी आईपी ज्यादा होगी जिससे और के विन्यास की तुलना में, ये ध्यान रखना है। और ये एक्सेप्शन है आपके लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जर्कोनियम और हैफ्नियम का जो एक्सेप्शन है वो क्या रहता है कि हैफ्नियम की आईपी वो जर्कोनियम से ज्यादा हो जाती है, या फिर हम यूं कहें कि 5D की आईपी है वो 4D से ज्यादा हो जाती है। तो ये आपकी बात हुई आईपी की। आगे की जो हम प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक को पढ़ने में समझ आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे से जुड़ सकें और पढ़ाई का लाभ ले सकें। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और आपका एग्जाम अभी लेट है, 2 अगस्त को है, तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।